बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी एंड लॉ के बारे में। थ्योरी किसे कहा जाता है, लॉ से क्या मुराद है। अगर एक हाइपोथेसिस तजुर्बात से दुरुस्त साबित हो, बार बार आजमाया जाए और बार बार तजुर्बात उसकी तस्दीक करें, वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी क्या है? दरअसल ये एक एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। डियर स्टूडेंट्स, एक साइंटिफिक थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है, प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाती है, जिससे नए हाइपोथेसिस बन सकते हैं और टेस्टिंग कंटिन्यू रहती है। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी की एग्जाम्पल की बात की जाए, मुख्तलिफ मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, मिसाल के तौर पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक थ्योरी लंबे अरसे तक चैलेंजिंग सिचुएशन में एक्सेप्ट की जाती रहे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसको सपोर्ट करते रहें, तजुर्बात के नताइज इसकी तस्दीक करते रहें, तो ये लॉ बन जाता है। साइंटिफिक लॉ एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फैक्ट है नेचर का। डियर स्टूडेंट्स, लॉ की एग्जांपल की बात की जाए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसकी मिसाल है, हार्डे-वेनबर्ग लॉ इसकी एग्जांपल है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के दौरान जब एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, डेटा को इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, स्टेट्स को अप्लाई किया जाता है, ये सब कैसे मुमकिन होता है। डेटा डेटा की डेफिनेशन क्या है? डेटा की डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस such as names, dates and values obtained through observations and experimentation. ड्यूरिंग बायोलॉजिकल मेथड वो मालूमात, मिसाल के तौर पे जैसा कि डेट्स हैं, नेम्स हैं और वैल्यूज हैं, जिन्हें हासिल किया जाता है मुशाहिदात के जरिए से और तजुर्बात के जरिए से, इसको हम नाम देते हैं डेटा का। डियर स्टूडेंट्स, डेटा को इकट्ठा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और डेटा को एनालाइज करने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। वो क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेटा की मिसालों की बात की जाए, अगर हम फर्ज करें मलेरिया की मिसाल को, मलेरिया से मुतल्लिका मसले का हल करने के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें खास तादाद में हम ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट करते हैं, खास तादाद में हम सेहतमंद और मुतासिरा मरीजों का मुआयना करते हैं, उनकी वैल्यूज, उनके नेम्स, उनकी डेट्स, उनकी सैंपल कलेक्शन, ये सब डेटा की कैटेगरी में आती हैं। डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो मुख्तलिफ मेथड्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं, फॉर्मेट्स क्या हैं, आइए देखते हैं। टेबल्स, ग्राफिक्स,
फ्लो चार्ट्स, मैप एंड ग्राफ्स। ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनकी मदद से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। वो टेबल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, उनकी कोई ग्राफिक पिक्चर भी हो सकती है, उनके कोई फ्लो चार्ट्स भी हो सकते हैं, उनको मैप की सूरत में भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और ग्राफ बनाकर भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और ग्राफ बनाकर भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डाटा को एनालाइज करने से पहले लाजिम है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाए, वो खा किसी भी फॉर्मेट में हो। नतीजे के तौर पर उसको समझने में आसानी पैदा होती है और नतीजा निकालना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, अखज़ करना आसान होता है। आइए अब हम डाटा एनालिसिस को समझ लेते हैं। डाटा एनालिसिस की बात की जाए, डाटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। रेशो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है? रेशो से क्या मुराद है? प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है? इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स दरअसल मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है कि जिसमें हम एवरेज निकालते हैं, जिसमें हम डाटा को मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और उसकी दो मिसालें रेशो और प्रोपोर्शन हैं। रेशो को देख लीजिए। If the relation between two numbers is expressed in terms of quotient, it is called the ratio of one number to another number. ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन को क्वोशंट की फॉर्म में जाहिर किया जाए, मिसाल के तौर पे a over b, तो ये a की b के साथ रेशो होती है। इसको यूं भी लिखा जा सकता है a कोलन मार्क b। इसको यूं भी लिखा जा सकता है a डिवीजन साइन b। डियर स्टूडेंट्स, ये रेशो है। अगर हम मिसाल की बात करें, फर्ज किया 50 पेशेंट्स और 150 नॉर्मल पर्सन्स की सिंपल रेशो क्या होगी? 3:1, यानी 3:1 की निस्बत होगी 150 नॉर्मल पर्सन्स में और 50 पेशेंट्स में। ये रेशो की एग्जांपल है, मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन की बात की जाए तो प्रोपोर्शन को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन आपके इल्म में होनी चाहिए। इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल रेशोस बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। इसका मतलब क्या है? दो बराबर रेशोस को इक्वल की इलामत के साथ जोड़ देना, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको आप यूं लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, या आप यूं भी लिख सकते हैं a कॉलन मार्क b c कॉलन मार्क d। ये एक रेशो है और ये दूसरी रेशो है। इन दोनों को जोड़ने के लिए ये साइन भी इस्तेमाल हो सकता है, इक्वल का साइन भी इस्तेमाल हो सकता है। आइए मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने दो रेशोस मौजूद हैं। रेशो नंबर 1 14/20, रेशो नंबर 2 x/100। ये रेशो 1 है और ये रेशो 2 है। फर्ज किया एक साइंटिस्ट ने मॉस्किटो को अलाउ किया 20 स्पैरोस को बाइट करने के लिए, और वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड था मलेरिया से। नतीजे के तौर पे 20 में से 14 चिड़ियों में मलेरिया का मर्ज पैदा हो गया। अब अगर वही साइंसदान 100 चिड़ियों के लिए मॉस्किटो को अलाउ करता है कि वो उन्हें बाइट करें, बताइए कितनी चिड़ियां मलेरिया से मुतासर होंगी? दोबारा से समझ लीजिए, पहली रेशो क्या है कि 20 चिड़ियों को जब अलाउ किया गया
मच्छरों के हवाले किया गया, मच्छरों को अलाउ किया गया कि उन्हें बाइट करें, तो 14 मुतासिर हुई। ये 14/20 की रेशो है। आप बताइए कि अगर 20 की बजाय 100 चिड़ियां हो तो उनमें से कितनी मलेरिया से मुतासिर होंगी। साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये पहली रेशो है 14/20 और x/100 ये दूसरी रेशो है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 14/20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू अननोन। जो चीज इक्वल से पहले डिवाइड हो रही है ऑपोजिट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगी, तो 100 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। अननोन यानी कितनी इन्फेक्टेड स्पैरोज हैं वो हम यहां से निकाल सकते हैं। आपके पास जो आंसर आएगा वो 70 आएगा। यानी अगर 20 में से 14 चिड़ियां मुतासिर होती हैं मलेरिया से मच्छरों के काटने पर, तो 100 में से 70 चिड़ियां ऐसी हैं जो मुतासिर होंगी मच्छर के काटने पर मलेरिया से, और उनमें मलेरिया का मर्ज पैदा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपने याद भी करना है। आइए लास्ट डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा बन सकती है। इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इट रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल techniques to analyze biological data gathered after experimentation। ये मुख्तसर सा जवाब है जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन है कि ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ना सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं बल्कि उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को भी यूटिलाइज करते हैं ताकि एनालाइज कर सकें बायोलॉजिकल डेटा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको याद कर लेना है, मेमोराइज करना है, नोटबुक पे नोट डाउन करना है। आज का लेक्चर दरअसल मुश्तमिल था डेटा पर, डेटा एनालिसिस पर, डेटा ऑर्गेनाइजेशन पर और बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे। डेटा की डेफिनेशन क्या है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, डेटा एनालिसिस कैसे होता है, रेशो की डेफिनेशन बताइए, प्रोपोर्शन से क्या मुराद है, इसी तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है। ये तमाम सवालात आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में पूछे जा सकते हैं। ये एक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। डेटा की तारीफ कीजिए, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस पे नोट लिखिए। आपने इसकी एग्जांपल्स को भी याद करना है। आपने हर हवाले से आज के लेक्चर को तैयार करना है, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।